दुनिया सिर्फ गोली नहीं, कूटनीति की भाषा भी सुनती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना को ऐसी चोट दी जा चुकी है जिसे सुनकर उसकी आने वाली कई नस्लों की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के झूठ और आतंकी फैक्ट्री का दरवाजा दुनिया के मंचों पर खोला जाएगा। ऑपरेशन डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है और इस मिशन की कमान उन 7 सांसदों के हाथों में थमाई गई है जो कि दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, फैक्ट्री है, और आतंकवाद पर शहबाज की सरकार कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है, कैसे सीमा पर आतंकवाद ने भारत के अमन चैन को लूटा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जिन 7 सांसदों के हाथ में ये 7 डेलीगेशन की ये कमान है वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जब देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ वैश्विक मंच पर मोर्चा खोल रहा है तो फिर कांग्रेस इस प्रतिनिधिमंडल पर सवाल क्यों उठा रही है? क्या शशि थरूर का नाम पार्टी लाइन से बाहर है या फिर देश हित से बड़ा दल हित हो गया है? आज हम बहस इसी पर करेंगे कि पाकिस्तान पर भारत की रणनीति का आखिर ब्लूप्रिंट क्या है, शशि थरूर के ग्लोबल मिशन का आखिर पूरा प्लान क्या है, और कांग्रेस के भीतर मचे सियासी संग्राम के पीछे की सियासत क्या है। और यह भी सवाल पूछेंगे कि क्या केंद्र ने जानबूझकर कांग्रेस की सलाह को दरकिनार करके शशि थरूर को आगे बढ़ाया है। लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पाप का खड़ा फूट, उसकी सरपरस्ती में रह रहे आतंकियों के ठिकाने हो गए नस्तनाबूद। पाकिस्तान की शेखी बघारने वाली सेना को जगह जगह पड़ी मार, एयरबेस तक हो गया तबाह। न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान को दिन में ही भारत ने दिखाए तारे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की दूसरी किश्त शुरू हो चुकी है। इस बार मैदान कूटनीति का है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। मोदी सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 3 डेलीगेशन बनाए। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसी डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर से लेकर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय झाट, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से विदेश जाने वाले डेलीगेशन की लिस्ट सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस लिस्ट पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के दिए थे। विवाद होना नहीं चाहिए, सरकार को भी विवाद करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि जो मुहिम है वो क्या है कि पूरा देश एक आवाज में विश्व के सामने बोले। उसमें अगर कोई विवाद पैदा करता है तो उसकी नीयत में कुछ खोट है। सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस ने जो नाम दिए थे डेलीगेशन में, उसमें तो शशि थरूर का नाम नहीं था। वो आपके सामने है, लेकिन किसने विवाद पैदा करने की कोशिश की एक ऐसी मुहिम में जो कि मुझे लगता है देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुहिम है, उसमें भी कोई विवाद पैदा करे, ये गलत है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही कारगर कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की गई। देखिए, ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। शशि थरूर जी उस डेलीगेशन में सम्मिलित हैं। कांग्रेस भले ही गुस्से से लाल पीला है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र का आभार जताया है। मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। चाहे भारत पाकिस्तान तनाव हो या ऑपरेशन सिंदूर, शशि थरूर ने मोदी सरकार की हमेशा तारीफ की। थरूर के इन कदमों को कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा बताया तो चंद रोज पहले थरूर ने कुछ यूं जवाब दिया, any way official. I mean, I am a chairman of a standing committee, but we have not yet been briefed. Our briefing is coming on Monday.
So I have no access to any special classified information or anything. I'm giving my personal opinion as somebody who has been witnessing and watching. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में थरूर को लेकर अंदरूनी खींचतान है? क्या थरूर की सरकार की तारीफ कांग्रेस को खल रही है? और सबसे अहम, क्या राष्ट्रीय मिशन पर भी राजनीति होनी चाहिए? कांग्रेस में इस सिर फुटअव्वल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शशि थरूर का जिक्र कर सोशल मीडिया पर लिखा है। शशि थरूर की वाक्पटुता, संयुक्त राष्ट्र में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ को कोई नकार नहीं सकता। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने उनका नाम सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल क्यों नहीं किया? क्या ये असुरक्षा है, ईर्ष्या है, या फिर हाईकमान से बेहतर दिखने वाले किसी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता? उधर लिस्ट पर जारी सियासत के बीच सभी दल सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। तमाम दलों का मानना है कि सरकार के इस कदम से भारत का पक्ष दुनिया के सामने आएगा और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब होगा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में कि हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। ये वक्त एकजुटता दिखाने की है, इसलिए सभी को एक सुर में बात करना जरूरी है। नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने भारत की नीति साफ कर दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल बताया, यानी जब जब आतंकवादी फन उठाएंगे तब तब सरहद पार जाकर उसे कुचला जाएगा। देश की सियासत करने वाले नेताओं और पार्टियों को समझना चाहिए कि हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारी सरहदें लहूलुहान होती हैं और हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि उनकी पसंद के लोग क्यों नहीं डेलीगेशन का हिस्सा हैं। सवाल थरूर के डेलीगेशन का हिस्सा होने की जगह सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम राष्ट्र हित में बिना सियासत किए हुए एक साथ खड़े हो सकते हैं, खासकर उस मुल्क के खिलाफ जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कूटनीतिक स्ट्राइक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं। डेलीगेशन के नाम का ऐलान हुआ, कौन इनको लीड करेगा, फिर एक रिक्वेस्ट भी की गई कांग्रेस पार्टी से, 4 नाम कांग्रेस पार्टी ने दिए, लेकिन शशि थरूर का नाम वहां नहीं था। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई इसमें शशि थरूर लीड कर रहे हैं और की इंपॉर्टेंट जगहों पर लीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब सब तलाश रहे हैं कि क्या थरूर की सरकार की तारीफ कांग्रेस को चुभ रही है, क्या राष्ट्रीय मिशन पर भी राजनीति होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या कांग्रेस में शशि थरूर को लेकर अंदरूनी खींचतान है? शशि थरूर का बिल्कुल ताजा बयान भी आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। Certainly when the nation needs my services, I am available and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with
what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. शशि थरूर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन शशि थरूर के नाम को लेकर काफी कुछ इस समय चल रहा है और खास मेहमान भी इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से निशांत आनंद हमारे साथ हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी जुड़ गए हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं अशोक सज्जनहर हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। लेकिन शुरुआत में निशांत आपसे करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए शशि थरूर को चुना गया है तो इस पर किस तरह की आपत्ति और आपत्ति क्यों है कांग्रेस पार्टी को? सभी को नमस्कार। देखिए, आपत्ति नहीं है। किरण रिजिजू जी ने कल फोन किया और लोकसभा एलओपी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट खरगे जी से बोला कि हमें 4 नाम दीजिए जिनको हम डेलीगेशन से भेजेंगे कांग्रेस पार्टी से, और हमने वो 4 नाम दिए। उसके बाद शशि थरूर जी का नाम आना और हमसे नाम लेके वो नाम ना लिस्ट में आना, ये थोड़ा सा बीजेपी की आदत है विवाद करवाने की और करने की। देखिए, समझना ये जरूरी है, मोदी जी 73 कंट्रियों में होके आए, लेकिन एक भी कंट्री ने इंडिया पाकिस्तान की वॉर में इंडिया का साथ नहीं दिया। हमने 4 नाम हमसे मांगे गए, हमने वो 4 नाम डेलीगेशन में दिए। हमारी तरफ से हमने कार्य किया। हम राष्ट्र हित के लिए कांग्रेस पार्टी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ और भारत सरकार के साथ हमेशा है, पहले दिन से है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि आज हमें इसकी जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है हमारे देश को, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि अमेरिका ने, ट्रंप ने जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, हर 15 दिन में इंडिया में उन्होंने वार किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम H1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडियंस। उसके बाद IMF का लोन पास कराना पाकिस्तान के लिए, उसके बाद सबसे पहले वर्ल्ड को बताना कि मैंने इस लड़ाई को रुकवाया है। उसके बाद टैरिफ वॉर, उसके बाद कहना कि मोदी जी ने अब सवाल फिर आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि 4 आपने नाम दिए, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम आपने दरकिनार क्यों कर दिया? आपने उनके अनुभव को क्या, उनके ज्ञान को दरकिनार नहीं किया, जिनके पास इतना लंबा अनुभव है? देखिए, जो नाम दिए गए हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है शशि थरूर की तरह? वो भी कॉम्पिटेंट हैं। वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या वो रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि वो किसको भेजना चाहती है। बिकॉज कांग्रेस पार्टी में बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। बीजेपी को जरूरत है ऐसे लोगों की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी में कितने पढ़े लिखे सांसद हैं। तो हमने अपना काम किया, हमसे जो मांगा गया हमने दिया। लेकिन समझना यह जरूरी है कि आज विदेश, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया, मोदी जी का साथ नहीं दिया। मोदी जी ने हर चीज करी ट्रंप को लुभाने के लिए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी किया, हाउडी मोदी भी किया, अब की बार मोदी जी भी किया। लेकिन ट्रंप ने हर हफ्ते बताया कि आई एम नॉट योर फ्रेंड मोदी जी। हर चीज वो कर रहा है जो वो करना चाहता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन मोदी जी ना उससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ना बार्गेन कर पा रहे हैं, और वो विदेश, अमेरिका हमारा धीरे धीरे गला दबा रहा है। चाहे वो 2 फ्लाइट भेजी हो हाथों में बेड़ियां बांध के, ठीक है, 2 महीने पहले। ठीक है, गुरु प्रकाश, अब आपके पास आते हुए कि आप पर आरोप लग रहा है विवाद पैदा करने का। या तो आप लिस्ट मांगते नहीं, फोन किया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, बातचीत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, आपने लिस्ट मांगी और उसके बाद वो जो लिस्ट देते हैं उस लिस्ट में से नामों को आप रखते नहीं हैं, आप ऐसे नाम को रख देते जिसे कांग्रेस पार्टी सजेस्ट नहीं करती है। राजीव जी, हमें समझने की आवश्यकता है। पहले तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के साथी बैठे, मैं थोड़ा फैक्ट चेक करना चाहता हूं। किरण रिजिजू नहीं, किरण रिजेजू होता है और वरिष्ठ मंत्री हैं, 10 सालों से मंत्री हैं, बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, ट्राइबल समाज से आते हैं, किरण रिजिजू हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जब भी किरण रिजिजू जी का नाम ले तो नाम में थोड़ी स्पष्टता रखें तो बेहतर होता है, पहला। दूसरा, आपने कहा कि भाई भारत के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने चलाया राजीव भाई, देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि देश के बाद हर देश ने भारत के साथ सॉलिडारिटी के साथ खड़ा होने का मैसेज रिलीज किया है। तीसरा झूठ जो आपने कहा कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप आपके चैनल पर राजीव जी चला है, पूरे देश ने देखा है कि ट्रंप ने यह आधिकारिक रूप से ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मध्यस्थता में मेरी भूमिका नहीं थी। तो बार बार एक झूठ को आप बोलेंगे तो वो झूठ सत्य हो जाएगा, वो झूठ तथ्य हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं किसी बीच में नहीं बोल रहा राजीव जी, प्यार कैसे खत्म हो गया? निशांत, आपने अपनी बात रखी, आपने सुने, लेकिन गुरु प्रकाश आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने लिस्ट मांगी ना, जब लिस्ट मांगी, लिस्ट दी गई, तो वो लिस्ट क्यों नहीं है? शशि थरूर अचानक उस लिस्ट में कहां से आते हैं और क्यों आते हैं?
राजीव जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया था, मैंने उनके बीच में नहीं बोला था। मैं आशा करता हूं आप मुझे इस बार पूरा करने का मौका देंगे। राजीव जी, मैं आपको इतिहास का एक झलक दिखाना चाहता हूं। 1994 1994 जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी ने अटल जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया। उस डेलीगेशन में कौन कौन था? कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला थे, MK राजगोत्रा थे। क्या इस बार हम लोगों ने यह कहा कि नहीं भाई कांग्रेस पार्टी के पास लोग नहीं है? हमें समझने की आवश्यकता है कि कंसेंसस होना चाहिए। अभी एकता और अखंडता का समय, पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है, जहां तक आपके सवाल का विषय है। अभी जब डेलीगेशन के सारे डिटेल्स आ जाएंगे, किस डेलीगेशन में कितने मेंबर जा रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। हमें समझने की जरूरत है। शशि थरूर जी का 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। वो यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उनको डिप्लोमेटिक वोकैबुलरी आता है, उनको देश का पक्ष रखने आता है। सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कौन बेहतर पक्ष रख सकता है? शशि थरूर को आपने क्यों नहीं प्रेषित किया? शशि थरूर का नाम आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस लीडरशिप एक इनसिक्योरिटी के दौर से गुजर रही है? क्या कांग्रेस लीडरशिप शशि थरूर के प्रतिभा से डरती है, घबराती है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने उनको विदेश राज्य मंत्री क्यों बनाया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्यों इतने सालों से वो आपके सांसद हैं? ये इनसिक्योरिटी और जो असुरक्षा का भाव है, पॉलिटिक्स में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। जहां तक भारत के साथ खड़े होने की बात है, ईरान जैसा देश हो, ईरान के अलावा सऊदी अरब जैसा देश हो, भारत के साथ पूरे की पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर अलग है। ऑपरेशन सिंदूर विचित्र है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लेकिन क्या जो 4 नाम जारी किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन पर भी कोई आपत्ति है आपको? एक्टर्स नहीं। अब आपत्ति तो देश को है। सैयद नसीर हुसैन को लेकर के उनका इतिहास देश को नहीं पता है क्या? जब वो राज्यसभा में आए थे तो उनको लेकर के क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर के नवभारत टाइम्स में अधिकृत रिपोर्ट है। उनके और पाकिस्तान के संबंध ये जग जाहिर है। लेकिन जानबूझ करके ऐसे नामों को भेज करके एक राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता के मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों करना आपको? जब आपके पास इतना अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है, जब आपके पास विदेश राज्य मंत्री हैं जो डिप्लोमेटिक वोकैबुलरी को समझते हैं, आप उनको क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए राजीव, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी की असुरक्षा, कांग्रेस पार्टी के इनसिक्योरिटी को दिखाता है कि वो डरते हैं प्रतिभा से। मैं निशांत से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष आपके पास आते हुए, ऐसी आत्मविश्वास नहीं है। एक की लिस्ट में शशि थरूर, एक की लिस्ट में शशि थरूर नहीं है। इसे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या इस पर विवाद खड़ा करने की आवश्यकता है इस समय देश को? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने तमाम विदेशी राजधानियों में डेलीगेशन भेजने की कोशिश की। उसमें विपक्ष के लोग हैं। ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए, और मैंने इसकी खुलकर सराहना भी की है। अब इसका जो दूसरा पहलू है, देखिए, पहली बात तो अगर सरकार को ही ये चूज करना था कि कौन उस डेलीगेशन में जाएगा विपक्ष की तरीके से, तो ये सरकार का प्रेरोगेटिव, तो सरकार उसके लिए पूरी तरीके से अनधिकृत थी। लेकिन अगर आप किसी प्रमुख विपक्षी पार्टी से अगर आप नाम मांगते हैं और अगर वो नाम देती है, तो मुझे लगता है वो ऑनर होना चाहिए। ये जेंटलमैन्स कमिटमेंट है और उसका ऑनर होना चाहिए। उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी फिर नहीं करनी चाहिए। या तो आप नाम नहीं मांगते, अगर आपने नाम मांगा तो ऑनर होना चाहिए। तीसरी बात, अभी जैसे ये कहा गया कि मैं शशि थरूर को व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। मेरे वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं उनका जो राजनयिक अनुभव है उसको मैं सराहना करता हूं। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम आनंद शर्मा का भी था। आनंद शर्मा एमिनेंटली क्वालिफाइज इन द डेलीगेशन, क्योंकि आनंद शर्मा देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2006 से लेकर 2009 तक वो विदेश मंत्री रह चुके हैं। और शायद इस पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन आपके सज्जनहार जी इसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका को लेकर आनंद शर्मा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है भारत में रहते हुए, और उनकी बहुत जबरदस्त गुडविल है अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है कि नहीं शशि थरूर तो बड़े क्वालिफाइड है, मुझे लगता है कि उतने ही क्वालिफाइड, बल्कि उनसे ज्यादा क्वालिफाइड आनंद शर्मा है, क्योंकि उनका विदेश मंत्रालय का अनुभव भी है और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में एक फंड के तौर पर क्रिएट करने का उन्होंने काम एक यंग लीडर के तौर पर किया था। तीसरी बात इसमें है वो ये कि अगर आप इस लिस्ट में देख लीजिए कि जो कांग्रेस के बाद जो 2 सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, चाहे वो आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए या फिर तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए, उनका कोई नाम इसमें नहीं है। और अब टेक्निकली अगर आप, वैसे तो शशि थरूर टेक्निकली कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो नाम दे रही है अगर उसका ऑनर नहीं करते, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि इस डेलीगेशन में कांग्रेस का भी कोई आदमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार
ने अच्छा काम किया, उसमें अगर ये विवाद नहीं होता ठीक है। और अगर आनंद शर्मा को रख लेती इस लिस्ट में तो कहीं कोई कमजोरी नहीं थी। अगर सरकार शशि थरूर को भी चाहती थी, शशि थरूर को भी रख लेती, उससे बेहतर ही होगा। इस लिस्ट में ऐसे 2-3 नाम है जिनका विदेश नीति से कोई लेना ही देना नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं है और वो उस डेलीगेशन को लीड करेंगे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कभी विदेश नीति के बारे में आपने एक की तो तारीफ कर दी और जिन तीनों की आप बात करें उनकी आपने तारीफ नहीं की, तो जनता भी समझ रही है। आपके पास लौट अशोक जी, कूटनीतिक स्ट्राइक की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे तो बहुत अच्छे संबंध है अलग अलग देशों से, वो ये भी जान रहे हैं, अभी हमारे साथ गुरु प्रकाश भी कह रहे हैं कि अलग अलग देश भारत के साथ खड़े हैं, तो फिर हमें इन देशों को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है? वो तो सबको मालूम है। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं जो विश्व के बहुत से देश हैं, जो भी महत्वपूर्ण देश हैं, उन सब ने भारत का साथ दिया है, उन सब ने कहा है जो ये आतंकी हमला हुआ है इसकी घोर निंदा करनी चाहिए, घोर निंदा करते हैं। जो भी ये विक्टिम्स थे, जिनके परिवार के ऊपर ये सदमा आया है, उनको न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनको पूरी तरीके से, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो भी उसके पीछे खड़े हैं, उनको इसकी भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सभी देशों ने भारत के साथ खड़े होकर ये कहा है। परंतु देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव चलाता है। इस पूरे युद्ध में, जो 4 दिन का युद्ध हुआ है, उसने बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन उसने चलाया है और बहुत सारी, ये देखिए, इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें कि ये सब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और ये नॉर्मली जो प्लांट किए हैं पाकिस्तान ने अपने जर्नलिस्ट, उन काफी न्यूज़पेपर्स में, रॉयटर्स में है, ब्लूमबर्ग में है, आप देख लीजिएगा, और ऐसी खबरें उसमें बताना जो भारत के 3 एयरक्राफ्ट राफेल मारे गए, भारत के Su-30 मारे गए, 5 एयरक्राफ्ट चले गए, यहाँ तो एक से बढ़कर एक झूठ बोला है। जी बिल्कुल, जी झूठ बोला है। तो ये झूठ को, सभी झूठ का भांडा फोड़ने के लिए, और जो असली सच्चाई है पूरी, देखिए, दुनिया को भी उनके पास इतना पेशेंस नहीं है जो वो इतना डिटेल में जाए। हमको ये बताना है जो ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे पर नहीं है, ये युद्ध है आतंकवाद के विरुद्ध, और आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत लड़ रहा है वो पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि आतंकवाद केवल भारत को ग्रसित नहीं कर रहा, पूरे विश्व को निसंदेह वो ग्रसित कर रहा है। के सिन्हा जी, आपके पास आते हुए कि कूटनीतिक स्ट्राइक की जो अभी आवश्यकता पड़ी है या जो डेलीगेशन हमारे जा रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? इसका क्या असर होगा? भारत को प्राप्त क्या होगा इससे? जय हिंद राजीव जी। देखिए, आज के 21st सेंचुरी में जब आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हैं, और ये तो आतंकवाद के ऊपर में एक बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशंस हैं, जिसका एक रिट्रीब्यूशन आपने देखा जो फर्स्ट काइनेटिक फेज था, उसके पहले हमारा वाटर की जो मैं तो उसको वाटर वॉर कहता हूँ, वो तो अभी कंटिन्यूएशन है। आतंकवाद के जो आपने देखा सर्जिकल ऑपरेशंस, मैं उसको सर्जिकल वॉर यदि कहूँ, क्योंकि ये थमा नहीं, ये थमा है, कोई रुका नहीं है, और ये हमारी स्टैंड है, और मेरे ख्याल से मैं इसको समझता हूँ उस तरह इस समय। और इसमें एक बहुत बड़ी सिनर्जी पहली बार भारत ने, पूरी जनता ने, एक पूरा विश्व ने देखा है, 8 बिलियन लोग देखते हैं, जिसके अंदर में पूरी सिनर्जी कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर्स, यू आर अ वॉरियर, मीडिया वॉरियर। जिस तरह से मीडिया ने भी इसके अंदर में, ऐसा नहीं कि केवल जो आपने देखा कि हमारे रक्षापंथी के ऊपर खड़ी और उनका एक भी कुछ अंदर नहीं आ सका, उसमें सबका है, और उसमें कोई राजनीति की है कि मैं इस पक्ष में हूँ, उस पक्ष में हूँ। और फिर जो डिस्पेंसेशन है आज, उसने ये है, क्योंकि ये जो सोचा है कि हम सब जगह जाएं, क्योंकि कश्मीर इज ए बिग इशू, टेररिज्म इज ए बिग इशू, पीओके इज ए बिग इशू। हमारी लड़ाई, अभी तो हम 2 कह रहे हैं ना कि इट इज अ टेररिज्म, कोई बात होगी, या हमारा पीओके, ये हमारी स्टैंड है। और कल, आज तक का, मेरे ख्याल से कल तक का है समय, उसके बाद तो वह फिर ओपन है। तो जो थमी हुई समय में, और ये हर एक कंट्री आजकल करती है, और यदि आप कह रहे हैं कि हम जाकर के हम अपने लोगों को पीछे लाना चाहते हैं, ये नहीं है।
भारत कभी भी किसी की ये नहीं चाहता, मिलिटरली जब हम बात करते हैं, बट हम सबका सहयोग चाहते हैं कि लड़ाई इतनी बड़ी है, आतंकवाद का सफाया यदि करना है जरूरी है। और अब वो समय आ गया है कि अब हमें इंटरनेशनली एक्सपोज करने की आवश्यकता है। हमारे साथ निशांत, अब सवाल ये है कि क्या आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि सरकार आपके पार्टी के एक नेता को चुन रही है एक इंपॉर्टेंट जगह भेजने के लिए, और उस पर ही सवाल उठा रहे हैं आप लोग? आपको तो बल्कि खुशी होनी चाहिए थी। देखिए, आशुतोष जी ने एक वर्ड का यूज किया, जेंटलमैन। तो बीजेपी में जैसे हमें पता है कोई जेंटलमैन नहीं है ना, वो डिसीजन करेक्टली लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी पार्टी को कह रहे हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को कह रहे हो, कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह रहे हो कि हमें 4 नाम चाहिए जिनको आप इस डेलीगेशन में भेजना चाहते हो, तो इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी टू डिसाइड किनको भेजना है। अब उसके बाद विवाद करने के लिए ये शशि थरूर जी का नाम ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट, बट इट इज अ डिसीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड किसको भेजना है, जो हमने किया। वो मैं समझ गया, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये बताएं कि जब कर दिया, नाम का ऐलान कर दिया है और वो चाहते हैं कि शशि थरूर जाएं, तो आपको तो बैक करना चाहिए इस फैसले को। बात चल रही है, जैसे कि अभी आप चेक करें तो कल मंडे और ट्यूसडे को मीटिंग है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, इस पर चर्चा होगी और जो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी वो सबको बताएगी। देखिए, द पॉइंट इज कि हमसे जो पूछा गया हमने वो किया। जो पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डे 1 से कहा, वी आर टुगेदर इन यूनाइटेड विद द आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। हम हर चीज वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी 73 देशों में होके आए, लेकिन आज कितने हम कमजोर हैं, ये हम लास्ट अमेरिका के डिसीजन से, चाहे वो टिम कुक हो, ट्रेड वॉर हो, चाहे वॉर रुकवाना हो, चाहे उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड के लिए वॉर रखवाई, और कल आपने देखा हो सऊदी अरेबिया में मुकेश आपको भारतीय विदेश नीति में खामियां दिख रही हैं। तो क्या ये जो युद्ध रुका, ये सीज फायर हुई, एग्जैक्टली कोई भी देश खुल के हमारे सामने नहीं आया, पाकिस्तान के लिए खुल के देश सामने आया। अगर ये सीज फायर हुआ तो किसने सीज फायर करा? आज तक देश पूछ रहा है कि क्या सिंदूर का बदला, क्या माता और बहनों का सिंदूर का बदला प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया है? अगर ले लिया है तो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है स्पेशल सेशन बुलाओ, देश को भी बताओ, ऑपोजिशन को भी बताओ, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, ना देश को बताने के लिए तैयार है, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। भाषण देने में सारे एक्सपर्ट हैं। आज ट्रंप के साथ हमारा रिश्ता इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, 12 मई को ट्रंप ने कहा वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रेड विद यू गाइस, स्टॉप इट। 13 को कहा कि मैंने बिजनेस ट्रेड को यूज किया रोकने के लिए। सर, आज कंगना रनौत फिर से डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अपने बयानों से बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं, फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, फिर कहा कि वॉर रुकवाई है, फिर वही ट्रेड की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ठीक है गुरुप्रकाश, कांग्रेस जो पॉइंट उठा रही है कि क्या ये हमारी विदेश नीतियों का फेल्योर है, कि अब हमें विदेशों में जाकर डेलीगेशन भेज कर ये बताना पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। उनको तो पता होना चाहिए था, अगर हमारी विदेश नीति जो है सब उसकी तारीफें करते हैं, सब अच्छी चल रही थी, तो उनको ये सब सारी जानकारियां होनी चाहिए थी। राजीव जी, मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत विचित्र बात है। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऐसा पहले बार हुआ है क्या? आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, और उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, जिनका आपने बाइट चलाया था, कि औप पराक्रम के बाद, हमारे बैठे हैं वरिष्ठ के सिन्हा साहब, आप उनसे पूछिए, औप पराक्रम हो 1994 में जब यूएनएचआरसी ने कहा कि भाई भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाइए, तो क्यों गए थे सलमान खुर्शीद जी, क्यों गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? अरे प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन। ऐसा कोई पहली बार हो रहा है क्या? एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है और बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, आपके शो पे आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है राजीव जी, ये कहना बार बार कि भारत को किसी देश का समर्थन नहीं मिला, मैं इसका एक पुरजोर विरोध करता हूं। यहां बैठे हैं अशोक सजनहार जी, वरिष्ठ राजदूत हैं यहां पे, आप कैसे कह सकते हैं? तमाम देश हो, यूएस हो, रशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, लगातार हमारे विदेश मंत्री से बात करके भारत के समर्थन में अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है, लेकिन आपके शो पे बार बार ये कहा जा रहा है ये उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार इस सवाल को लाया जा रहा है राजीव जी कि हमने जो नाम दिए उसका क्या, हमने जो नाम दिए उसका क्या? ये डेलीगेशन के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। क्या इन लोगों के प्रतिभा पे आपको विश्वास नहीं है? आपके नाम उस डेलीगेशन में आ सकते हैं। डेलीगेशन का मतलब शिष्टमंडल होता है, डेलीगेशन का मतलब समूह होता है। अभी सिर्फ वो नाम आए हैं जो डेलीगेशन ये सवाल भी तो पूछ रहे हैं कि जब अगर नाम आप ही को तय करने थे तो आप ही कर लेते, आप पूछते नहीं। फिर आप जब नाम पूछते हैं और उस लिस्ट में वो नाम नहीं है ना जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया, आप एक ही प्रक्रिया का पालन करते, या तो पूछ ही लेते या बिना पूछे नामों का ऐलान कर देते। अरे राजीव भाई, ऐसा है
कि हम लोगों ने लगातार, आप देखिए कि जब से ये युद्ध, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात आई है, हम लोगों ने कंसल्टेशन किया है। अगर ना पूछते तो आप कहते कि बिना पूछे कर लिया। हमने पूछा है और मैं पुनः अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। हो सकता है कि रविशंकर प्रसाद जी जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, शशि थरूर जी जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, उसमें गौरव गोगोई हो डेलीगेशन के सदस्य के रूप में हो, सुप्रिया सुले गलत हैं, श्रीकांत शिंदे गलत हैं, कन्नी मोई गलत हैं, शशि थरूर गलत है, मेरे समझ से परे है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी के नेता, हम अभी बयान भी चला रहे हैं अमित मालविया का, हेमंता बिस्वा शर्मा का, इस डेलीगेशन के सदस्यों पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चारों पर। पूरे मतलब ट्वीट में आप पढ़ेंगे सबके, तो सबने लिखा हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं चारों पर। तो आपको भरोसा है उन चारों पर? राजीव जी देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, आपको ध्यान होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की धरती पे गए थे और क्या कहा था, मोदी को हटाना है, आप हमारी सहयोग करिए। मेरे ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूं, सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की धरती पे गए थे। तो कांग्रेस का कौन नेता कहां जाकर के क्या बोलेगा, ये कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी जाते हैं वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, क्या बात बोलते हैं, कहते हैं आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की प्रतिभा पे, अपने नेताओं की वक्रपटुता पे भरोसा ही नहीं है। और उसके बाद वो कह रहे हैं उनके वरिष्ठ नेता को हमने लिया है तो आज तमाम इनसिक्योरिटी जो अंतर का है वो फूट फूट के बाहर निकल रहा है। यह सुरक्षा का भाव है, कुछ और नहीं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं राजीव जी। आशुतोष, आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि भारतीय विदेश नीति इस पूरे वॉर के दरमियान आपको कैसी लग रही है? कांग्रेस कुछ सवाल भी उठा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में सवाल उठाए जाने चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा था कि इस सवाल को का आज शायद वक्त नहीं, लेकिन चूंकि अब आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूं उसका। जब हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद हम IMF में देश के लोगों को कन्विंस ही नहीं करा पाए कि पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है $2 बिलियन, इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होगा, कोई गारंटी है इसकी? एक भी देश ऐसा नहीं हुआ जिसने इसके खिलाफ बात की और हमने एब्सटेन किया उसमें। तो हम कैसे मान लें कि दुनिया के सारे देश हमारे साथ हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, उसको सुनकर तो मेरा माथा शर्म से झुक गया। वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, वो आतंकवादी स्टेट है, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत कुछ तय करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ही महान नेता हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तो स्वीकार हो सकता है, कम से कम मुझे स्वीकार नहीं हो सकता, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और तीसरी बात यह है कि हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा था, उसने क्या पहले से तैयारी नहीं की थी कि अमेरिका की तरफ से इस तरीके का कोई बयान आ सकता है और आने के बाद क्या विदेश मंत्रालय को जम के जवाब नहीं देना चाहिए? तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो 6 महीने सेना के जंग के पहले भारत ने सारे ग्लोबल जो कैपिटल्स थे वहां इंदिरा गांधी समेत तमाम लोग गए, उन लोगों ने जाके देश के पक्ष में माहौल बनाया, और उसके बावजूद अगर अमेरिका की जब धमकी मिली तब भी भारत ने उसका जवाब दिया। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि भाई अगर इतने ही कॉम्पिटेंट हमारे विदेश मंत्री थे तो अमेरिका की तरफ से यह बयान क्यों आ रहा था, और बार-बार एक सेकंड, और क्यों उनको यह कहना पड़ गया है यूरोपियन यूनियन के देशों को, हमको प्रीचर्स की नहीं, हमको पार्टनर्स की जरूरत है। आपको जब दोस्तों की जरूरत है तो आप दोस्तों को आप डांट पिला रहे, ऐसी विदेश नीति चलती है क्या? ठीक है, इस पर छोटा सा रिएक्शन गुरु प्रकाश आपका, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं, राजीव जी देखिए, मैं आशुतोष जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन वो अच्छे से इस बात को भली भांति जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी आपसे कि कश्मीर को लेकर के किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार कुछ कहा है क्या? ऐसा पहला ओकेजन है कि कश्मीर के किसी मुद्दे पे कोई यूएस के राष्ट्रपति ने कहा है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? इन शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट किसने बोला था, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिल क्लिंटन ने कहा था, तो कश्मीर के मुद्दे पे अमेरिकी के राष्ट्रपति ने बार बार बोला है, इस बार भी उन्होंने बोला है।
सब फ्री वर्ल्ड के लीडर हैं, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन भारत की ऑटोनॉमी के साथ, भारत के स्वायत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने आईएमएफ को लेकर के सवाल किया, आईएमएफ में हमने एब्सटेन किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑटोनॉमी होती है और उस ऑटोनॉमी के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। तीसरा, आशुतोष जी आपको समझना चाहिए, ये जो साल है ये 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, 75 साल संविधान को पूरे हुए हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये साल है, और ये कंसेंसस का साल है, ये समन्वय का साल है। ये साल तब है जब आपको सामंजस्य दिखाना चाहिए, और सामंजस्य दिखाने के समय भी आप इस प्रकार की प्रखरता कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई, पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको साहब बोला, देश को कुछ बोला, ये उनका प्रेरोगेटिव है। ये भारत का प्रेरोगेटिव या भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव? आशुतोष वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको देश की बात सुननी चाहिए, पीएम जो कह रहे हैं, जो ऑफिशियल है हमारे लिए, विदेशी नेता तो कहते रहते हैं। हाँ आशुतोष, देखिए, गुरु प्रकाश जी मेरे छोटे भाई की तरीके से, मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि फ्लैश पॉइंट जैसी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है ट्रूथ डिटेल्स पे, उसमें क्या कहा उन्होंने? एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ। वापस भी आए हैं उस बात पे, वो वापस भी आए उस बात पे सर। गुरु जी, मैंने कोई सीज़फायर नहीं किया है। गुरु लेट मी, ये भी इसको भी स्वीकार करें, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। लेट मी कंप्लीट। वो कह रहे हैं आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये दूसरे बार कहा, मार्को रूबियो ने उसके पहले कहा कि किसी न्यूट्रल जमीन पे जाके हम ब्रॉड इश्यूज पे चर्चा करेंगे। ये अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, स्टेट्समैनशिप क्या होती है? स्टेट्समैनशिप क्या, जब करगिल की लड़ाई हुई और नवाज शरीफ जब रोते हुए पाकिस्तान वहां अमेरिका गए, व्हाइट हाउस, तो वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत को मैसेज दिया कि भाई ऐसा हो गया, अब हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, सीज़फायर करना। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 टूक कहा, जब तक पाकिस्तान भारत की 1 इंच जमीन पर मौजूद है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये था भारत की स्टेटमेंट, ये कहा था। और उसके बाद नवाज शरीफ को डांट पड़ी, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकायदा पाकिस्तान को एक तरीके से माफी मांगनी पड़ी। ये थी भारत की विदेश नीति और इसीलिए पूरे देश में चर्चा हुई थी। जब पोखरण हुआ तो पूरे देश को अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉन्फिडेंस में लिया, इंदिरा गांधी ने कॉन्फिडेंस में लिया था और सारे देश को समझाया कि हम इस तरीके से काम नहीं करते। 20 सेकंड में गुरु अपनी बात रखिए, दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। ठीक है आशुतोष, 20 सेकंड गुरु, 20 सेकंड बस। नहीं देखिए नहीं, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं 10 सेकंड लूंगा। राजीव जी, सिलेक्टिवली आप ट्रंप के भाषण को नहीं उठा सकते हैं। जो ट्रंप सीज़फायर की बात करता है, हाँ वो हमें स्वीकार है। जो ट्रंप कहता है कि मध्यस्थता में हमने कोई भूमिका नहीं निभाई है, हमें वो भाषण स्वीकार नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको सेलेक्टिवली किसी भी भाषण को उठाने का अधिकार किसने दिया है? नंबर 1। नंबर 2, आपको शर्म एल शेख समिट याद है कि नहीं है? कौन बैठा था उनके साथ? नेगोशिएशन करने कौन गया था इजिप्ट के शर्म एल शेख में? ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं आशुतोष जी। आप इस बात को, ठीक है, आपकी बात आ गई। समिति का भी चूंकि सारे मेहमानों के पास जाना है। अशोक जी, जब हमें क्लैरिटी से अपनी बात विश्व के सामने रखनी है तो उस समय किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, इसको लेकर क्या कंफ्यूजन क्रिएट की जानी चाहिए? जी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। और मैं तो समझता हूं, देखिए राजीव, जो डॉक्टर शशि थरूर है, ही इज अ नेचुरल चॉइस। वो है चेयरमैन हमारी पार्लियामेंट्री फॉरेन रिलेशंस कमेटी के। वो आधिकारिक तरीके से जो भी आपका पार्लियामेंट है, जो आपका लोकसभा है, उसमें वो उसके कमेटी को हेड करते हैं। तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए पूछना जरूर चाहिए, पर प्रेरोगेटिव, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा, प्रेरोगेटिव बिल्कुल गवर्नमेंट का है। जो कोई पार्टी अगर कोई सजेस्ट करती है और ये कहती है डंके की चोट पर, जो केवल यही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए और इसका ये सभी के सभी होने चाहिए, मेरे ख्याल से वीटो उनको नहीं दिया जा सकता। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है जो अभी लिस्ट 7 डेलीगेशन की जो लिस्ट आई है, क्या पॉलिटिकल या फिर इसमें आपको वैश्विक दृष्टि नजर आ रही है? जी देखिए राजीव जी, मुझे कहीं भी इसमें पॉलिटिकल इशू नहीं नजर आता है। दिस इज देश का सवाल है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी वॉर थमा नहीं है। आप वॉर के पहले एक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, हम इसको कहते हैं शेपिंग ऑफ द ग्लोबल ओपिनियन के लिए भेज रहे हैं। कोई ऐसा नहीं चाह रहा है। 2 बातें आपके पहले आई हैं। एक तो कोई पोखरण की बातें कर रहा था कि सैंक्शन लगा दे, पूरा देश खड़ा था।
और फिर कारगिल लड़ाई मैं खुद लड़ी है, पोखरण के समय में मैं एक्टिवली था, एक्टिव सर्विस में था, दोनों का देता हूँ। देखिए जब कारगिल का देता हूँ, नहीं तो बड़ी लंबी बात हुई। कारगिल में एक बात कहा था और अमेरिका ने कहा था कि आप एलसी के पास नहीं जाएंगे, और हमें एक एब्सोल्युटली ऑर्डर नहीं था। मैंने तो भाई अटैक किए हैं बहुत सारे, और हमें हुक्म था कि 1 इंच आप एक पैर उस साइड नहीं रख सकते हैं। तो एक हम इसको कहते हैं कि बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, उसके कारण हमारी बहुत जानें गई हैं। हाँ, अभी हम बात आते हैं आज के संदर्भ में जो बातचीत हो रही है। देखिए अभी आपको मैं फर्क बताता हूं, ये एक लंबी लड़ाई है, ये स्ट्रेटेजिक बैटल है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उस समय यदि आप देश के जाने माने लोगों को जो कि एक चीजों को समझते हैं, एक बोल सकते हैं, एक चीजों को रख सकते हैं, ऐसे ही लोगों को चुना जाना चाहिए, जीवों को जोड़ा गया बिल्कुल है। हाँ, जो उसमें विशेषज्ञता रखते हो। कि आप कौन सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा का भाग बनने के लिए। लेकिन चरम पथ पर जब हम अपना रुख साफ करना चाहते हैं, उस समय पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का कंफ्यूजन क्या उचित है या नहीं, ये सवाल आपके लिए भी